हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं बंटी सिंह कनावत कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको 10th क्लास बायोलॉजी की फ्री क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें हम बायोलॉजी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री वाला पोर्शन अभी रनिंग में चल रहा है और आगे आने वाले जैसे ही केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आगे आने वाले समय में आपको फिजिक्स के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बात करते हैं हम सिलेबस की। तो केमिस्ट्री का पोर्शन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर को रनिंग में ले रखा है, जिसकी 2 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी और आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम पिछले एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करेंगे, या कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आपसे डिस्कस किया जाएगा। सिर्फ फास्ट रिवीजन आपको इस पर करना है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है। इससे पिछले क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लासों में, पिछली वीडियोज जो दे रखी है उनमें कंप्लीट कर लिया है। तो आप पिछले क्वेश्चनों को पढ़ें। पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, दूसरी में हमने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। बात करते हैं, आज 3-3 नंबर वाले हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर की जगह यदि बेकिंग सोडा का उपयोग करे तो क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। ये सभी क्या है हमारे पास? पहली बात तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सब के सब पदार्थ जो है ना हमारे कैसे हैं? क्षारीय पदार्थ हैं, अम्लीय नहीं। कैसे हैं? क्षारीय पदार्थ है। तो माताजी एक केक बनाने के लिए, क्या केक को बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा सोडा मिलाया जाता है, तो आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग करती हैं। यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर पूछा है कि यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा। क्या इसको मिलाने की वजह से केक के स्वाद पर कोई फर्क पड़ेगा। बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जाता है। भाई बेकिंग सोडा ही बेकिंग पाउडर में बदला जाता है। और टार्टरिक अम्ल को बेकिंग सोडा में मिलाने से क्या महत्व होगा। भाई 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो दी अपन बात करें कि जो हमारे पास बेकिंग सोडा जो होता है ना, उस बेकिंग सोडा को जैसे ही गर्म किया जाता है तो बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है। बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है। कहां भाई बेकिंग सोडा? NaHCO3 और एक होता है Na2CO3। ये है हमारा धावन सोडा और ये है हमारा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो जैसे ही खाने वाले सोडे को गर्म करते हैं तो खाने वाला सोडा धावन सोडा में बदल जाता है, जिसका स्वाद कैसा होता है भाई? कड़वा होता है। इसलिए केक में क्या आ जाएगी भाई? कड़वाहट आ जाएगी। यदि आप हमारी माताजी केक बनाते समय यदि बेकिंग सोडा का प्रयोग कर लें बेकिंग पाउडर की जगह पे, तो केक का स्वाद कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। क्लियर बात? पहला क्लियर। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसमें उपयुक्त मात्रा में टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। भाई एक अम्ल है, क्षार में क्या मिलाया जा रहा है? अम्ल मिलाया जा रहा है। टार्टरिक अम्ल मिलाने से जो बेकिंग सोडा है वही परिवर्तित हो जाता है काय में? बेकिंग पाउडर में। तो बेकिंग पाउडर कुछ नहीं है, बेकिंग सोडा के ही अंदर क्या मिला दिया जाए? यदि टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाए तो टार्टरिक अम्ल मिलाने की वजह से वो बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। अब उस बेकिंग पाउडर को हम केक में मिलाए तो केक के स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि इस टार्टरिक एसिड यानी अम्ल को बेकिंग के समय बेकिंग सोडा के गर्म होने पर बने धावन सोडा से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है। इस कारण केक का स्वाद कड़वा
नहीं होता है। ये था रीजन इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण देकर समझाइए। भाई जितनी भी धातुएं होती हैं, बात को याद रखना है, और उन धातुओं की यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल कोई सा भी, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम रसायनों के राजा के नाम से जानते हैं। जैसे ही इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। भाई हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस बात को याद रखना है। हम बात करते हैं, देखो होना चाहिए क्या, कोई भी मेटल, और मेटल की हम क्रिया कराने वाले हैं किसके साथ, अम्ल के साथ। जैसे ही किसी मेटल की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर प्राय कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि हमने एक धातु ले लिया है क्या, जिंक, और इस जिंक की हम क्रिया करा रहे हैं H2SO4 के साथ, जिसको हम गंधक का अम्ल भी कह देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कह देते हैं, इसी को हम तेजाब भी कह देते हैं। उसके साथ इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या होता है, ये धातु जो है ना वो तो बना लेती है धातु का लवण ZnSO4, जिसे हम जिंक सल्फेट कह देते हैं, और साथ में हमारी कौन सी गैस उत्पन्न हो जाती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है। सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान जो है ना वो हाइड्रोजन से कहाँ होता है, ऊपर, इसलिए ये जिंक जो है ना वो हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित। तो इसके अंदर कौन सी हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम कहेंगे कि इसके अंदर हमारी विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, जिसमें जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। अब यदि हम इस अभिक्रिया के पास में एक जलती हुई तीली ले जाएं या मोमबत्ती ले जाएं, कौन सी जो गैस निकल रही है इसके अंदर, तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, जिसे हम पोप ध्वनि कहते हैं, पोप ध्वनि के नाम से जानते हैं। फट फट की आवाज के साथ जलती है, जो कि इस हाइड्रोजन गैस के निकलने का एक तरीके से परीक्षण है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, या फिर हमसे दे रखा है कि बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे। इसकी हम बात करते हैं भाई, देखते हैं। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, भाई याद रखना है। जबकि जो सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 .10H2O। देखो भाई ये है इसके अंदर क्रिस्टलन जल, जिसको हम पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं। 10H2O, यहाँ पर 10 क्या है, हमारे क्रिस्टलन जल है। क्लियर होता है। जैसे ही इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर बेकिंग पाउडर जो है ना, जिसे हम NaHCO3 कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को कैसा बना देती है भाई, दूधिया। जबकि जो धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2O ऐसी कोई गैस नहीं देता है, बल्कि उसका क्रिस्टलन जल का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो ये दोनों में क्या है भाई, अंतर है। तो बात को याद रखें कि जो हमारे पास बेकिंग पाउडर है, जिसका सूत्र होता है NaCO3, इसको जैसे ही गर्म किया जाता है तो इसमें से कौन सी गैस निकल जाती है भाई, CO2 गैस निकल जाती है। क्लियर बात, CO2 गैस निकल गई, और ये चूने के पानी को कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है। ये पहचान हो गई हमारी कौन से की, बेकिंग पाउडर की। लेकिन जो धावन सोडा होता है ना, उस धावन सोडा से इस प्रकार की कोई गैस नहीं निकलती है, ना ही ये पानी को दूधिया बनाता है। बस अंतर इतना है कि इसके अंदर जो 10H2O थे, जल के जो अणु थे, जो क्रिस्टलन जल था, वो जल इससे बाहर निकल जाता है, बाद बाकी की कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये था आपका एक अंतर इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, और अगला क्वेश्चन हमें छठवां दे रखा है क्या, कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा भाई हमें क्या तैयार करना है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, NaHCO3, इसको हमें तैयार करना है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, तो बेकिंग सोडा का उपयोग
आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट स्वाद के लिए, किसी भी खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसको मिलाने से खाना क्या हो जाता है भाई, जल्दी पक जाता है। दूसरा, हमारे पास नमकीन, सेव, पापड़, यानी बेकरी उद्योग में हम कह सकते हैं कि इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किस उद्योग में? बेकरी उद्योग, जहां पर बड़ी पापड़, नमकीन, सेव वगैरह जो बनते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। और किसी भी चीज को खस्ता करने के लिए हम इस बेकिंग सोडा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इस यौगिक का जो रासायनिक नाम है ना, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट कह सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है भाई, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और साथ में हमें चाहिए क्या? जल। और चाहिए हमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और चाहिए हमें क्या? अमोनिया। भाई नाम जानते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 आपकी कहलाती है क्या? अमोनिया। अमोनिया। और ये है आपका सोडियम क्लोराइड, बोले तो नमक। नमक। तो इन मेन रूप से सोडियम क्लोराइड का उपयोग इस बेकिंग सोडा को बनाने में किया जाता है। तो हमारा ये बन के तैयार हो गया क्या? बेकिंग सोडा। और साथ में बन जाता है एक उप उत्पाद के रूप में NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर बात? तो याद रखना भाई अच्छे से इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि धोने का सोडा बनाने की विधि लिखी है भाई। धोने का सोडा बनाने की विधि लिखी है, धावन सोडा। धोने के सोडे का सूत्र होता है क्या? Na2CO3.10H2। 10H2 ये होता है हमारा भाई किसका? धावन सोडा का सूत्र। तो इसे बनाना है भाई। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला तो काम क्या होगा हमारा कि हम लेंगे क्या? बेकिंग सोडा। और इस बेकिंग सोडा को करेंगे भाई हम क्या? गर्म। जैसे ही बेकिंग सोडा को गर्म किया जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया क्या? सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्या किया जाएगा? क्या? क्रिस्टलीकरण। मतलब इसके अंदर जो क्रिस्टलन जल है वो क्या किया जाएगा? मिलाए। इससे एक क्षारीय पदार्थ प्राप्त होगा। उस क्षारीय पदार्थ को ही हम कह देंगे क्या? धावन सोडा। वही कहलाएगा हमारा भाई क्या? धावन सोडा। तो बात करते हैं, देखो बनाने की प्रोसेस क्या है हमारी। तो हमें सबसे पहले तो चाहिए क्या? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या लेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बदलेंगे हम सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 प्लस इसके अंदर मिलाए जाएंगे जल, 10H2। जल के कितने अणु ले लिए हमने? 10H2। और इन जल के अणुओं का हो जाएगा इसके अंदर क्रिस्टलीकरण। तो ये बन जाएगा आपका क्या? Na2CO3.10H2। ये बनेगा आपका क्या? धावन सोडा बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। तो वही याद रखना है इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हमें जो दे रखे हैं ना, वो दे रखा है 4 अंकों वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमें गिवन है भाई, जिसमें हमसे पूछा गया है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। जिस क्वेश्चन की भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, POP। और इसे आर्द्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए, एक उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। हालांकि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट हमने पिछले क्वेश्चनों में भी डिस्कस कर लिया था, फिर भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले तो हमें POP बनाना है भाई, बनाने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या है भाई POP। तो देखते हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, इसे ही हम कह देते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो POP बनाने के लिए भाई क्या चाहिए हमें? तो POP बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिप्सम चाहिए भाई।
जिप्सम। जिप्सम से क्या बनाया जाएगा? पीओपी बनाया जाएगा। और इस पदार्थ का उपयोग हम टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, प्लास्टर और पेरिस के सफेद इस पाउडर का उपयोग किया जाता है, जो जल में मिलाने पर वापस क्या बना देता है? जैसे ही इसके साथ फिर से पानी मिला दो, इस पीओपी के अंदर क्या मिला दो? पानी मिला दो, तो ये वापस काय में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। और यही होता है जिप्सम आपका एक कठोर पदार्थ, जिसको हमने पिछले टर्म पे क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पीओपी को आर्द्रता द्रोही बर्तनों में क्यों रखा जाता है। भाई पीओपी जो है ना, वो जल के साथ क्रिया करके एक कठोर पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिस कठोर पदार्थ को हम नाम देते हैं क्या? जिप्सम का निर्माण कर लेता है। और इस जिप्सम से वापस से फिर से हम क्या बना सकते हैं? पीओपी बना सकते हैं। तो यही था हमारे क्वेश्चन का जवाब कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को क्या कर देता है? त्याग देता है। और कैल्शियम सल्फेट का एक अर्ध हाइड्रेट CaSO4.12H2O का क्या करता है? निर्माण करता है। इसे ही हम क्या कह देते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस पदार्थ का उपयोग जो है ना, वो डॉक्टरों के द्वारा टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए और मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए, खिलौने वगैरह बनाने के लिए, और प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो पुनः जल में मिलाने पर फिर से जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। तो ये दे रखा है आपको पीओपी का सूत्र। CaSO4.12H2O, अब क्रिया थोड़ी सी गलत लिखी है, CaSO4 प्लस एक सही 1/2 H2O प्लस H2O 1H2। तो ये बन जाएंगे आपके क्या? ये वाली समीकरण। जल के अणु, 1.5 जल के अणु इधर हो गए और 1 जल का अणु इधर हो गया, जो हाफ जल का अणु इधर हो गया, हाफ H2O। टोटल बात करें तो जल के अणु कितने हो गए आपके? 2। ये एक समीकरण दे रखा है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता ग्राही होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी ये आर्द्रता से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का क्या कर लेता है? निर्माण। इसलिए हम इसे बचाने के लिए आर्द्रता रोधी बर्तनों के अंदर रखते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद उनको क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। इस टाइप की अभिक्रियाओं को हमने पहले चैप्टर में भी आपसे डिस्कस किया था कि वहां पे हमने कुछ शब्द समीकरण लिखे हुए थे। उन शब्द समीकरणों से हमने रासायनिक समीकरण लिखा था चिन्हों और प्रतीकों के रूप में, फिर हमने उनको बैलेंस करना सीखा था। तो भाई इन क्वेश्चनों की यदि बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे लेवल के हैं। इन क्वेश्चनों को भी आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक? जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला हमें दे रखा है क्या? कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका शब्द समीकरण अपन को लिखना है, सिंबल के फॉर्म में नहीं लिखना है, सिर्फ शब्द समीकरण लिखना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये रहा इसका प्लस जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि कैसा लेकर आया हमने? दानेदार, उसके साथ क्रिया करता है तो ये बना लेता है क्या? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस बात को याद रखना है भाई आपको। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका शब्द समीकरण लिखें क्या? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ले लिया, प्लस साथ में चाहिए हमें मैग्नीशियम की पट्टी, ये मिला ली और तीर का निशान लगाया एरो। तो इसने बना लिया क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्योंकि ये बात भी हमने पढ़ी थी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम एक धातु है, जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपकी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तीसरा दे रखा है क्या कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण, एल्युमिनियम बोले तो Al धातु, जो कि क्या है आपकी? धातु।
और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है आपका H2SO4, तनु मतलब पतला H2SO4। तो धातु की जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तब भी क्या उत्पन्न होगी भाई आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो देखते हैं एल्युमिनियम चूर्ण जो है ना वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सबसे पहले तो एल्युमिनियम सल्फेट प्लस आपकी कौन सी गैस निष्कासित हो जाती है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो भाई लोहे का चूर्ण ले लिया, पाउडर ले लिया, रेतन ले लिया, हम छोटे छोटे बारीक पीस ले लिए, जो कि लोहा भी क्या है आपकी एक धातु, ठीक है। और इस धातु की क्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, अम्ल के साथ, तो भी कौन सी गैस उत्पन्न होगी आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और लोहा उसके साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, आयरन क्लोराइड बना लेगा। क्लियर बात। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इनके हमें लिखने हैं क्या, समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना हमारा वो था कि दानेदार जिंक डाइल्यूट मतलब होता है तनु, ये जो दे रखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसके साथ अपक्रिया करता है, तो ये बन रहा था जिंक सल्फेट ZnSO4 और कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस। दूसरा मैग्नीशियम पट्टी के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए तो ये बना रहा था MgCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या निकल रही थी इससे बाहर, Al एल्यूमिनियम धातु, और ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर रही तो ये बन रहा था एल्यूमिनियम सल्फेट, और इससे भी बाहर निकल रही थी क्या, हाइड्रोजन गैस। आयरन भी यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करे तो ये आयरन क्लोराइड बना रहा था, और क्या निकल रही थी इससे, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। क्लियर। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताइए। देखो धोने का सोडा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो बात करते हैं धोने का सोडा बेकिंग सोडा की। देखो धोने का सोडा ये हमें दे रखा है, धोने का सोडा जिसका उपयोग हम भाई कपड़े धोने के लिए, साबुन, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग करेंगे। धोने का सोडा, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी किया जाता है। कांच बनाने के लिए भी किया जाता है, साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है, और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, कागज का कलर वगैरह साफ करने के लिए। दूसरी बात करें, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। धोने का सोडा, धावन सोडा इसी को बोलते हैं, धोने का सोडा यानी धावन सोडा इसी को बोला जाता है। दूसरा है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा वही है जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा, जिसका उपयोग हम जानते हैं घर में बड़ी, पापड़, खींच और बेकरी उद्योग में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उद्योग में आने वाले जितने भी बेकिंग पाउडर हैं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल के रूप में भी किया जाता है। अग्निशामन में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग। अग्निशामक मतलब होता है आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन हमारा तीसरा, जिसमें धावन सोडा और हमसे बेकिंग सोडा के क्या पूछे गए थे, उपयोग पूछे गए थे। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्लों से क्या समझते हैं, निम्न में से कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल अम्ल होगा, छांटकर हमें बताना है। तो छोटी सी परिभाषाएं दे रखी हैं किसकी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की। भाई प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें अधिक संख्या में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन होने चाहिए या H2O3 आयन होने चाहिए। आप याद रखो हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में होने चाहिए, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रबल अम्ल। ऐसा अम्ल जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास क्षार आते हैं, या दुर्बल अम्ल आते हैं। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल। और प्रबल कैसे कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है, बहुत ज्यादा, और दुर्बल के अंदर हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, दुर्बल अम्ल कह देते हैं। ऐसे ही प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल का सबसे मेन उदाहरण है, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा प्रबल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसकी बात करें, ये भी आपका एक प्रबल अम्ल हो गया। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल कहाँ गया, नाइट्रिक अम्ल ये रहा आपका। नाइट्रिक अम्ल भी आपका कैसा होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। बाकी के जो बच गए वो आपके सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल, जिसमें हम साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हैं तो सबके सब अम्ल, लेकिन ये क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम, और जो प्रबल होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल होते हैं जिनका जैसे ही जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये अपने पूरी तरीके से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल अपने पूर्ण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे, क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग बताइए भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो बात करते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसको हमने बोला है आपसे क्या, पीओपी। घर में भी इसका उपयोग किया जाता है, पीओपी कराने के लिए दीवार पर। दूसरा कि इस पीओपी का उपयोग मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा हड्डियों को जोड़ने के लिए भी इसका प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी का है, ये पीओपी का शॉर्ट नाम। तो बात करते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहला काम इसका है कि अग्निरोधक सामान बनाने में। यस, अग्निरोधक सामान, ऐसा सामान बनाने में जिसके अंदर आग ना लग सके, तो बहुत सी जगहों पर इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा, वायुरोधी प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कि मूर्तियां बनाने में पीओपी का उपयोग किया जाता है, खिलौने बनाने में भी किया जाता है, चौक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जिस पर अपन नोट लिखते हैं चौक से, वो चौक बनाने में भी, और कुछ सजावटी नमूने बनाने में भी। वैसे लिख चुके हैं हम, मूर्तियां बनाने में, सजावटी खिलौने बनाने में, चौक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए भी, हाँ, जो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, वो भी काय का होता है, पीओपी का ही होता है। दूसरा, दांत लगाने के लिए सांचा बनाने में, जैसे कि किसी का दांत निकल गया या किसी वजह से निकलवा दिया या गिर गया अपने आप, तो उस जगह पे हमें दूसरा दांत लगाना है कृत्रिम, तो उसके लिए जो दांते का प्रिंट बनाना है हमें कि किस तरीके से दांत लगना है, उसका जो सांचा तैयार करना है, उस सांचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर क्वेश्चन? याद रखना भाई अच्छे से क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई, क्या अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। अम्ल एवं क्षारों में अंतर बताइए। तो भाई अम्ल हम पढ़ चुके हैं भाई, क्या के स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे। तो बस सिंपल से 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं, आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें वो दे रखा है अंतर क्या हमें अम्ल के बारे में, और दूसरा हमें दे रखा है क्या, क्षार के बारे में। तो बात करते हैं अम्लों को, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, जिसमें हमने पहली वीडियो में अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आप वहां से उन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझिए, 100% समझ में आएगा। तो बात करते हैं क्या अम्ल क्या है भाई। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे, इस बात को हम पढ़ चुके हैं। क्षार जो होते हैं ना, वो क्षार स्वाद में या तो कसेले होंगे या तीखे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कैसे होंगे, कड़वे होंगे भाई। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कसेले, तीखे या फिर कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरी बात करें अम्ल की, कि अम्ल जो होते हैं ना, वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ओटीओ में पूछा गया है, ठीक है, आईएमपी। और क्षार जो होते हैं ना, वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं भाई, नीला कर देते हैं। बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, कि जो अम्ल जो होते हैं ना, वो अम्लों का यदि जलीय विलयन तैयार किया जाए तो ये उनके अंदर हाइड्रोनियम आयन, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन, या तो H+ लिखोगे आप, या फिर आप लिखोगे H2O3O+, हाइड्रोनियम आयन इन्हीं को बोलते हैं अपन, ये देते हैं। और क्षार जो है ना, वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जिसको हम कहते हैं OH। तो जिसके लास्ट में OH लग जाए, धातुओं के साथ यदि OH लग जाए, तो हम कह देते हैं कि भाई ये क्या है, क्षार है। दूसरा, अम्लों का जो पीएच मान है ना, अम्लों का जो पीएच मान है ना, वो 7 से क्या होता है, कम। पीएच सोरेनसन के द्वारा बनाई गई एक स्केल, जिससे हमने पीएच मान को ज्ञात किया था। और क्षार जो होते हैं ना, उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 5वें पॉइंट की बात हम आपसे करते हैं, कि 5वें पॉइंट में हम इनके उदाहरण याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, किसके, अम्ल के। तो अम्लों में सबसे पहले तो कौन हो गया, HCl, दूसरा हो गया H2SO4, तीसरा हो गया HNO3, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ऐसे ही उदाहरण करें हम किसके, क्षार के। तो क्षार के उदाहरणों की यदि बात की जाए, तो क्षार में सबसे पहला है
NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कह देते हैं, KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह देते हैं, और CaOH का होल ट्वाइस जिसे हम कह देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए किसके, अम्ल और क्षार। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग लिखिए भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग लिखिए, यानी हम बात कर रहे हैं किसके, HCl के उपयोग। HCl क्या है भाई, हमारा अम्ल है भाई, HCl क्या है, अम्ल है, और अम्लों में भी कैसा अम्ल है भाई, प्रबल। HCl कैसा अम्ल है, प्रबल, हम पढ़ चुके हैं उदाहरणों में, प्रबल अम्ल है भाई। प्रबल अम्ल का मतलब ये है कि ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इकाई में विभक्त हो जाएगा। इसका जलीय विलयन यदि तैयार किया जाए तो ये पूर्ण आयन हो जाएंगे, इसके सभी के सभी आयन टूट जाएंगे, पूरी तरीके से ये आयनित हो जाएगा, यानी घुल जाएगा उस विलयन में। तो अपन कहते हैं पूर्ण रूप से इसका क्या हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा, आयनीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ है भाई। तो HCl की बात करें तो इस्पात की सफाई करने में भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हम काय की सफाई करने में करने वाले हैं, स्टील, इस्पात मतलब होता है स्टील, इस्पात, इसकी सफाई करने में भी हम इसका उपयोग करने वाले हैं। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड बनाने में, हाँ भाई इसका अगला उपयोग है क्या, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, कईयों प्रकार की औषधियां बनाने में, दवाइयां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है भाई, दवाइयां बनाने में। और तीसरा दे रखा है सौंदर्य प्रसाधन में भाई, जितने भी कॉस्मेटिक मटेरियल होते हैं हमारे पास, कॉस्मेटिक मटेरियल जिसे हम क्या देते हैं क्या, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग। दूसरा हम लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला लैब में भी इसका उपयोग किया जाता है कई प्रकार के अन्य पदार्थों को बनाने के लिए। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग लिखिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा है आपका, एक क्षार है। क्षार में भी कैसा है भाई, बहुत ज्यादा प्रबल क्षार है। जब प्रबल क्षार होगा तो प्रबल क्षार तो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, उसी तरीके से जैसे प्रबल अम्ल था, पूर्ण आयनन हो जाता है, इसका पूर्ण आयनन हो जाता है, ये पूरी तरीके से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जब इससे जो आयन मिलेंगे वो दो तरीके के आयन मिलेंगे, एक तो मिलेगा क्या, हाइड्रोजन आयन OH हाइड्रोक्सिल आयन, और एक मिलेगा इससे सोडियम आयन धन आयन, ये रहा आपका सोडियम धन आयन OH ऋण आयन। तो भाई इसके क्या उपयोग है भाई, इसके उपयोग की बात कर ली जाए तो सबसे पहला उपयोग दे रखा है क्या, धातुओं से ग्रीस हटाने में इसका प्रयोग होता है। यदि मान लो किसी धातु के साथ कोई ग्रीस वगैरह लग गया है, उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, साबुन फैक्ट्री में भी अपन इसका उपयोग करेंगे किसका, क्षार, क्योंकि साबुन के अंदर क्या होते हैं, क्षार होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है, अपमार्जक, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में, कागज फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। तथा साथ में हम बात करें कृत्रिम फाइबर बनाने में भी, आर्टिफिशियल सीसा फाइबर बनाने में भी, कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फाइबर, कृत्रिम फाइबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा NaOH के उपयोग। आप अच्छे से इन उपयोगों को याद रखें, दो दो तीन तीन उपयोग आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। भाई इस क्वेश्चन को तो हम बायो में भी हमने डिस्कस किया था आपसे, और यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है आयोडीन युक्त नमक, क्योंकि हम जो नमक खाते हैं NaCl, उस नमक के अंदर मिक्स होना चाहिए क्या, आयोडीन, I फॉर आयोडीन, आयोडीन, उसके अंदर आयोडीन होना चाहिए। क्यों भाई, क्या होगा ऐसा, तो बात करते हैं। देखो, आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है। यदि इस आयोडीन की हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारी एक ग्रंथि होती है गले में, जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि पर काम करती है भाई, ये थायराइड ग्रंथि पर काम करती है।
और उसकी वजह से हमें एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं हम घेंगा रोग, जिससे थायराइड ग्रंथि गले में फूलकर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडीन मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक लेने की क्या दी जाती है, खाने की क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। क्लियर बात। और अगला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, ब्रंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं। भाई थोड़ी सी ब्रंजक चूर्ण के बारे में चर्चा कर ली जाए, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है क्या, CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम कह देते हैं क्या, ब्रंजक चूर्ण। इसका काम यह है कि भाई ये किसी भी पदार्थ का क्या उड़ा देगा भाई, रंगहीन बना देगा, रंग उड़ा देगा, रंगहीन बना देगा। भाई क्या बनाना है इसका काम, रंगहीन बनाना है। तो किसको लाना है, ब्रंजक चूर्ण को, ब्लीचिंग पाउडर को लाना है भाई। तो देखो इसका जगह तो इसका फिर तो बहुत ज्यादा जगह पर इसका उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले उपयोग की बात करें, इसे सूती कपड़ों से लिनिन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे उनके रंग को क्या कर सके, हटा सके। पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में या उनका नाश करने में इनका भी उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। दूसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ना सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण भी किया जाता है, ठीक है। और अगला दे रखा है क्या, प्रयोगशाला में और उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ब्रंजक चूर्ण का। आप आसानी से इनको याद रख सकते हो। क्लियर, ब्लीचिंग पाउडर का। और अगला हमें दे रखा है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। अगेन फिर से क्वेश्चन आपके पास आ गया है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हमने बोला था आपसे क्या, पीओपी के उपयोग बताइए। तो भाई इसके हम पढ़ चुके हैं, इसे सांचे बनाने में, खिलौने बनाने में, सिरेमिक बर्तन बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा था सजावटी सामान, मूर्तियां आदि भी इससे बनाए जाते हैं। अस्पतालों में अस्थि विभाग, दांत विभाग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के लिए इसी के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, सांचे। भवनों की दीवार और छतों को बिल्कुल समतल बनाने के लिए, उन पर डिजाइन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन मतलब आग बुझाने संबंधी सामग्री बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग। और लास्ट बात करें हम, क्या प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव इससे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जहां से गैस लीक हो रही हो वहां पर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगाकर गैसों के रुकाव को रोका जा सकता है। क्लियर क्वेश्चन। और ये था आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चनों को डिस्कस किया। और इस तरीके से हमने इस सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को हमने 3 क्लासों में क्या कर लिया है, कंप्लीट। आप पिछली 2 क्लासों को भी देखिए, जिसमें हमने इसके कुछ पहले इससे पहले के कुछ क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया है। और आगे आने वाली तीसरे चैप्टर की जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और आपकी ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री क्लास यूट्यूब पर चल रही है, जिसमें आपको बायोलॉजी के पोर्शन को आपसे डिस्कस किया जा रहा है एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार। और आगे फिर हम इसकी फिजिक्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। तब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।